बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक मरतबा फिर ये तात्तुल आ गया बीच में और वजह एक मरतबा फिर मेरी गिरफ़्तारी। पिछले 2 साल से कम अरसे में मेरी 7 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और लंबे अरसे तक मैंने गिरफ़्तारी और तकालीफ़ को बर्दाश्त किया है। लेकिन इसके बावजूद एक मरतबा फिर आपके सामने मौजूद हूँ और अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ वो बांट लेंगे हम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रुकती तो नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रुक नहीं सकती, बार बार कोशिश की जाती है। अभी लास्ट टाइम ये हुआ कि 22 तारीख की रात को मैं अपने घर पे ही मौजूद था। इससे पहले PMLN ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था। मुस्लिम लीग नून के अकाउंट थे, उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के बहुत हमायत याफ्ता दानिश्वर टाइप लोग भी मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसा ट्रेंड चलाया कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कादी फ़ायद ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी जान को ख़तरा है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने अपने से कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं मौक़िफ़ दिया था, लेकिन जानबूझ के ये ट्रेंड चलाया गया। और बाद में जिन लोगों ने मुझे उठाया घर से, उन्होंने जब इस बारे में मेरे से पूछा तो मैंने उनसे पूछा, बताओ मैंने क्या कहा है, दिखाओ कोई एक जुमला, कोई एक लिखी हुई चीज़, कोई मेरी बोली हुई चीज़। तो उनके पास कुछ नहीं था सवाए इसके कि पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN की जानिब से और उस प्रोपेगेंडा को बेस बनाकर मेरे घर के ऊपर एक छापा मारा गया और दर्जनों की तादाद में जो है वो पुलिस वाले मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने उनको गिरफ़्तारी दे दी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे घर के अंदर ना जाएँ और मुझे वारंट दिखाएँ, तो उनके पास वारंट मौजूद नहीं थे। यानी मेरे घर के अंदर दंदनाते हुए पुलिस वाले और एंटी करप्शन वाले दाखिल हुए, उनके पास कोई वारंट नहीं थे, वो मेरे घर के अंदर तक दाखिल हुए, मेरे घर वालों को हरासा किया बाद में। और मुझे वापस आने के बाद पता चला कि मेरे एक बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी उनकी इस हरकत की वजह से। बहरहाल ये हम बार बार फेस कर रहे हैं, लगातार फेस कर रहे हैं, हरासमेंट कंटिन्यूसली हो रही है। और फिर मुझे गिरफ़्तार करके ले गए। पहले मेरे ऊपर केस बना दिया कोई एंटी करप्शन का, मेरे वालिद साहब पे भी बना दिया। तो अदालत के अंदर जो है वो जिस तरह उनका केस नॉकआउट हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जितने लोग वहाँ थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि बगलों में झांक रहे थे और जवाब किसी बात का नहीं था। कोई सवाल जो मैंने अदालत में उठाया उसका जवाब दिया वो एंटी करप्शन वालों ने, तो नील उनके पास जवाब था, ज़ीरो बटा ज़ीरो। और जो जज साहब ने सवालात पूछे उनका भी उनके पास जवाब नहीं था। तो बिल्कुल एक फेक और झूठा मुकदमा बनाकर उन्होंने मेरे खिलाफ पेश किया, जिसके अंदर उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत उन्होंने हजीमत उठाई। मेरे घर से मेरे सारे मोबाइल टेलीफोन्स गैजेट सारे उठाकर ले गए, रिकॉर्डिंग का सामान। फिर मेरी जो गन्स थी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास वो भी छीन कर ले गए। और बाद में ये सारा सामान जो है वो मैंने कल के दिन में हासिल किया वापस। इतने लंबे अरसे के बाद वो मुझे सामान मिला है, हालांकि हम बार बार लिखते रहे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो कल जो है वो हमने कोशिश की दोबारा एक मरतबा फिर और अपना सामान हासिल किया कानूनी तरीके से। अब मामला ये है, पहले तो करप्शन का केस बनाया, वो साबित नहीं हुआ, तो फिर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैंने कोई पानी की बोतलों के अंदर बम बना बना के पुलिस वालों को ना सिर्फ मारे हैं बल्कि लोगों को भी दिए हैं कि मारो पुलिस वालों को। यानी मैं वहाँ पे बम बना रहा था और बम बना बना के पुलिस वालों को और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको बमों के साथ मार रहा था और डंडों के साथ मार रहा था। और अदालत में क्लेम ये किया गया कि मैंने कहीं पे कोई चीज़ें बरामद भी करवा दी हैं। मैंने तो जज साहब के सामने ही पूछा, वो जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, मैंने कहा आपने मरना नहीं है, वो अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने जाके। यानी ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ अदालत में खड़े होकर, इस जगह पे सच बोलना होता है, झूठी गवाही नहीं देनी होती, आप यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने बम मारे हैं और मैंने कुछ डंडे बरामद करवा दिए और चीज़ें आपने मेरे से बरामद भी कर ली हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुझे तो जब गिरफ्तार किया गया इस केस के अंदर तो मेरे से एक लफ्ज़ भी इस दहशतगर्दी के बारे में या इस लड़ाई के बारे में पूछा ही नहीं गया। बहरहाल ये सारे झूठे मुकदमा थे, इनका जो अंजाम होना था, इससे पहले भी जो अंजाम होना था वही हुआ और अभी भी इन केसेस का जो अंजाम होना है वो सबके सामने है और जो इन केसेस की दुर्गत बनी है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि एक नई हुकूमत बन रही है और एक ऐसी हुकूमत बन रही है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, चाहे वो PMLN के कैंप में हो, यानी कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो PMLN को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो भी अपने मुंह से कहते हैं कि बदतरीन धांधली की गई है PMLN की हुकूमत बनाने के लिए।
ऐसे सहाफ़ी जो पसंद करते हैं, इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ इस इलेक्शन में और उनका जीता हुआ इलेक्शन उनको हरवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 180 नशिस्तें, और मैंने 8 तारीख की रात को जो वीलॉग किया था 11 से 12 बजे के दौरान आपने वो देखा था, उसमें मैंने ये कह दिया था 8 फरवरी की रात को, और आपको बता दिया था कि 179 इतनी नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। अब तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 180 या इससे ज़्यादा नशिस्तों पर वो जीत रहे थे और उनके पास 2/3 अक्सरियत बड़ी आसानी के साथ मौजूद थी। तो तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत उनके बकौल छीन ली गई, और ये जो अक्सरियत है इसको सादा अक्सरियत में कन्वर्ट करके पीपल्स पार्टी में, PMLN में और बाकी जमातों में ये सीटें बांट दी गई। फजलुर रहमान साहब को इन सीटों में हिस्सा नहीं मिला। जब फजलुर रहमान साहब को उतना बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो आपको आजकल दिखाई दे रहा है। वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं, इदारों से कर रहे हैं, निज़ाम से कर रहे हैं, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और वो इस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अब हुकूमत जब बन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ों को दबाने के लिए मुझे उठाया गया, और भी सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, बाकी सहाफ़ियों को हरासा किया गया, थ्रेट किया गया। सहाफ़ी बार बार इसके बारे में बताते रहे। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम सहाफ़ियों का, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने आवाज़ उठाई पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बिलखुसूस उन सहाफ़ियों का जो मेरे लिए अदालतों में आए, ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स, करंट अफेयर्स के एंकर्स और ऐसे एंकर्स जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी आए। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीलॉग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, वो भी आए। तो मैं तमाम सहाफ़ियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में आवाज़ बने, कि सहाफ़ियों को बंद करना, उनकी आवाज़ें दबाना ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। अब धांधली की बात खाली मैं तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हर शहर की गली कूचे की दीवारों पे लिखा हुआ है कि जीता कौन है, यानी जो शिकस्त है ये लफ्ज़ पाकिस्तान में सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, पत्थर पे लकीर लिखी हुई है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन जीती है। बच्चे बच्चे से आप पूछ लें, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर हर बंदा आपको बताएगा कि ये इलेक्शन इमरान खान की पार्टी जीती है या इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन साथ ही आपको वो ये बताएंगे कि उसके बाद एक धांधली हुई, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 जारी किए गए जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं थे, और फॉर्म 47 की जो पर्ची है उसके ऊपर शहबाज शरीफ को वफाक में और मरियम नवाज़ को पंजाब में हुकूमत दे दी गई। मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि बहुत बदमज़ा होने वाले हैं नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार नहीं मिलेगा, और वो खबर सच साबित हुई और आप सारे इस बात के गवाह हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ चंद महीनों की मौजें हैं और उसके बाद इस हुकूमत के साथ जो होनी है वो सारा तमाशा आप भी देखेंगे। किस बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ, आने वाले वीलॉग्स में वो सारी बुनियादें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि साइफर का मुकदमा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था जब ये मुकदमा तीनों, एक साइफर का था, एक इद्दत में निकाह का था और एक तोशा खाना का था, जिस उजलत के अंदर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे मुकदमात के फैसले सुनाए गए और जिस तरीके से रात के टाइम पे अदालतें लगाई गई, जिस तरीके से हक ही नहीं दिया गया इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को कि वो वहाँ पे दलाइल दें या वहाँ पे जरा करें। तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैं आपको कह रहा था कि इन ट्रायल्स के अंदर जानबूझकर ऐसी गलतियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं जिनका फ़ायदा आने वाले दिनों में इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी को होगा, और अगली स्टेज के अंदर जो अदालतों के अंदर ये केसेस जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे केसेस, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब इस्लामाबाद के अंदर ये केस लगा है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ साइफर वाले मुकदमे के। और इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस केस को सुन रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बार बार हैरत का इजहार किया जाता है कि तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में कादी फ़ायद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो क्यों केसेस सुनते हैं। हालांकि PTI के लोगों को ये लगता है कि शायद कादी फ़ायद ईसा साहब जो भी फैसला देते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही जाता है, चाहे वो बल्ला वापस लेने का फ़ैसला हो। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन वो हक जो है वो
वापस हो गया जब कादी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में ये केस गया, और बल्ले का निशान वापस होने का आज नतीजा ये है कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बाजार खुला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट तो उसी तरह दिया, रिएक्शन में आके शायद ज़्यादा दिया, निशान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने ठप्पे लगाए, लेकिन जो उनकी नशिस्तें हैं, जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जो ऐसी नशिस्तें हैं जो जीत के तनासुब से मिलती हैं, यानी ख़वातीन की नशिस्तें हो गई, अक़लियतों की नशिस्तें हो गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गई हैं। अब वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनको उन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन वो सीटें हारने वाली जमातों को मिल रही हैं, यानी पीपल्स पार्टी को, PMLN को और फजलुर रहमान साहब को और बाकी जमातों को वो सीटें बांटी जा रही हैं। ये नज़ीर हमने माजी में कभी नहीं देखी। यानी जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को शिकस्त हुई है तो शिकस्त होने के बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, ये कैसे हो सकता है? यानी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, इसकी बुनियाद पे उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट नहीं किया और उस पार्टी को वोट दिया, उसकी मखसूस नशिस्तें छीन कर लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया उसको दे दी जाएं। अब इसके पीछे भी एक खेल है। मैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें सदीक जान एक बहुत बड़ा नाम है, साकिब बशीर साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं, उनसे जब बात होती है तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि उनको ये दिखाई दे रहा है कि 224 का नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, कि किसी तरह भी शहबाज शरीफ के पास 224 का नंबर होना चाहिए, 2/3 अक्सरियत, क्योंकि कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनके ऊपर कानून साजी होनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कानून साजी की जाएगी, और वो 224 का नंबर होना ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मुबज्जना तौर पे मिल सकती है, जिसके बाद वो एक लंबे अरसे तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर बराजबान रहेंगे। लेकिन कादी फ़ायज़ ईसा साहब रहते हैं तो फिर हालात PTI के लिए क्या होंगे वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही पैदा करते चले आए हैं। अब इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो जब केस सुनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो तहरीक इंसाफ के लोगों को हैरत होती है कि एक तासुर बना हुआ है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला आएगा, इनकी तरफ से जब भी आएगा। इससे पहले ऐसी कुछ मिसालें मौजूद भी हैं, तो वो भी इस केस को सुन रहे हैं। साइफर वाला केस उनके पास आया, लेकिन केस में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं जो पॉइंट आउट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँच भी गई होंगी। मैं सीधा चीज़ें आपको बता देता हूँ। सलमान सफदर साहब जो हैं वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के, और इनके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनके ऊपर भी यही केस है। इस केस की जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा जी 5 अक्टूबर 2022 को एक इंक्वायरी शुरू होती है इस केस से मुताल्लिक। ये सलमान सफदर साहब अदालत को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से, इस इंक्वायरी के हवाले से कोई दस्तावेज़ात अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये दस्तावेज़ ही रिकॉर्ड पर नहीं है तो केस की बुनियाद ही नहीं है, केस तो ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ही केस ख़त्म हो जाएगा। और ये बड़ा अहम नुक्ता है, जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर ये सारा केस खड़ा किया गया वो बुनियाद ही मौजूद नहीं है अदालती रिकॉर्ड के अंदर। फिर तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में यह बताया कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी DG FIA की हदायत पर शुरू हुई। DG FIA ने अगर हदायत दी है तो उनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था, और वो इस केस में गवाह भी नहीं बने। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। साथ उन्होंने कहा इंक्वायरी कंप्लेंट दायर होने से पहले शुरू हुई, यानी एक तरफ अभी तक कंप्लेंट दायर नहीं हुई, शिकायत दर्ज होने से पहले ही इंक्वायरी शुरू हो गई। इस तरह तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया इस मुकदमे का। यह है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा इसका यह कहता है कि जिस उजलत के अंदर यह ट्रायल हुआ यह बहुत अजीब है। अच्छा, ये मामला जो है ये जजेस ने भी उठाया, यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ट्रायल की इतनी जल्दी क्या थी, ये उन्होंने सवाल उठाया। इस पर वकील साहब ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे, और वो आप लोगों को आइडिया है कि इलेक्शन क्योंकि बिल्कुल सर पे था, तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को पे दर पे सजाएं सुनाई गई 31 साल तक, और इससे ये तासुर बनाया गया कि शायद इससे लोग मायूस हो जाएंगे और वो फिर इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे कि इस बंदे ने तो 30-31 साल जेल में ही रहना है, तो जिस बंदे ने जेल में ही रहना है तो उसको वोट डालने का फ़ायदा क्या, तो शायद वोटर बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये फार्मूला काम नहीं किया, लोगों ने हैरान परेशान कर दिया 8 फरवरी को। और शिकस्त जो है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान में हर दरो दीवार के ऊपर शिकस्त को लिख दिया पाकिस्तानियों ने। जिसने आज पढ़ना है आज पढ़ ले, जिसने कल पढ़ना है कल पढ़ ले,
जिसने 1 साल के बाद पढ़ना है वो 1 साल के बाद पढ़ दे। लेकिन 6 महीने मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसा टाइम है कि उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जैसे नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा हुए थे, अभी और बहुत सारे लोग बदमज़ा होने वाले हैं। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि अदालत ने किस तरीके से सरकारी वकला को मुकर्रर किया इमरान खान के बिहाफ पे और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे, और किस तरीके से जल्दी जल्दी नोटिस और डेडलाइंस जारी की, और वो नोटिस जो है वो ऊपर नीचे जारी कर दिया आधे आधे घंटे के वक्फे के अंदर। ये वकला ने सारी चीज़ें आज रखी हैं अदालत के सामने। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो तोशा खाना का ट्रायल है, चाहे वो साइफर का ट्रायल है, अब ये साइफर वाला ट्रायल जो है इसको लाइव टीवी पे दिखाना चाहिए। आज कुछ सहाफ़ी ये कह रहे थे, वो कह रहे थे अदालतों में आज हमने जो मनाजिर देखे हैं ना इमरान साहब, इसको तो टीवी के ऊपर लाइव दिखाना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि कानून के साथ कैसा भोंडा मजाक हुआ है साइफर के ट्रायल में, और इतनी गलतियां हैं उसके अंदर कि ये टिक ही नहीं पाएगा अदालत में। अब डिपेंड करता है कि अदालत कितनी जल्दी और कैसा इंसाफ फराहम करती है। इसी तरह जो तोशा खाना केस है वो भी नहीं ठहर पाएगा, और इद्दत में निकाह वाला केस तो वैसे ही मज़ायका खेज है, वो भी उड़ जाएगा। अगर ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को आज़ादी मिलना यकीनी हो जाएगा, क्योंकि कल भी वो 2 मुकदमात में से निकल गए हैं इमरान खान साहब। जो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए थे कोई तशद्दुद के और दीगर चीज़ों के, उसमें से इमरान खान साहब कल भी बरी हुए हैं। तो इस तरह वो चीज़ों में से निकलते चले जा रहे हैं। अगर ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं आला अदलिया से, तो उसके बाद इमरान खान साहब की आज़ादी के रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएंगी। कुछ और खबरें भी हैं जिनमें हसन और हुसैन नवाज साहब के मुकदमात जो हैं वो एकदम ही छूमंतर हो गए। यानी जो लोग 7 साल से उनके मुकदमात ख़त्म नहीं होते वो 7 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए, वो वापस आए और आके छा गए। यानी हैरत होती है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कि अगर वो किसी को इंसाफ देने पे तुल जाए निज़ाम, तो इतनी स्पीड में इंसाफ देता है कि इंसाफ भी हैरान हो जाता है। और अगर इंसाफ ना मिल रहा हो तो क्या होता है वो भी आपके सामने है। यानी दोनों भाई आए, ऐसा लगता है फरमाइश पे आए, आते ही इंसाफ लिया। जैसे नवाज शरीफ साहब आए थे, उनको आते ही कैसे प्लेट में रख के इंसाफ, एयरपोर्ट पे इंसाफ चल के गया नवाज शरीफ को मिलने के लिए, और नवाज शरीफ साहब की दहलीज के ऊपर उनको इंसाफ मिल रहा था। ये भी होता है इस मुल्क के अंदर, आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के वापस बाहर जाने की खबरें हैं। वैसे उनका अब जाना ही बनता है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि उनको अपने आप को एक नई लड़ाई के लिए तैयार करना है। इस्लामाबाद के हलकों में बाज़गश्त है कि नवाज शरीफ साहब जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, जो उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ साहब इस ज़्यादती को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिंध के डाकू है कच्चे के, उनके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ बात करूँगा। अली अमीन गंडापुर के वारंट हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जाते जाते। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है तो उनको हमारे हवाले किया जाए। इस खबर को आप फेंक नहीं सकते। कुछ और भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस उनसे निमट रही हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। हमने दहशतगर्दी की लड़ाई को पहले भी जीता है, इस लड़ाई को हम फिर भी जीत लेंगे। और इस लड़ाई को ये कौम जब भी मिलती है इसमें से जीत जाती है। जब भी कौम मिलकर खड़ी होती है तो हर मसले में से निकल जाती है। लेकिन इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इनको पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा, हम इस पर बात करते रहेंगे। मैंने कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है आने वाले दिनों में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।